Hello guys, this is your educator Simarjeet Singh Chhabra and your warm welcome on my YouTube channel Study with Simar। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया की और डिस्कस करेंगे इसके काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स यानी कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और इसके साथ हम बात करेंगे दांडी मार्च की, साइमन कमीशन की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की और इसके साथ साथ और जो भी छोटे मोटे इवेंट्स हुए थे उस टाइम में उन सब की। तो चलिए हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं, मगर उससे भी पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस चैनल पर आने वाली जो एजुकेशनल वीडियोस है उसे आप अवेल कर पाए। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। तो क्या था साइमन कमीशन? तो साइमन कमीशन एक स्टैट्यूटरी कमीशन था जिसे ब्रिटिश इंपीरियल पार्लियामेंट ने बनाया था। उसका काम क्या था? तो उसे बनाया गया था इंडिया का पॉलिटिकल रिव्यू लेने के लिए, ये देखने के लिए कि इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन अभी कैसी है, क्या हमें इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए। मैं इस बात को पहले ही बता चुका हूँ कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब इंडिपेंडेंस नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि जो इंटरनल अफेयर्स है, जो आपका इंटरनल इश्यूज है वो आप खुद डील करोगे, मगर जो एक्सटर्नल पावर है यानी आर्मी वार्मी जो है वो ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगी। ऐसा एक सिस्टम ये कनाडा के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ चुका था। तो सेम जो हमारी डिमांड थी, देखो मैं आपको बता रहा हूँ 1929 तक इंडिया में इंडिपेंडेंस की मांग हुई नहीं थी। हम क्या मांग रहे थे? हम लोग मांग रहे थे डोमिनेंट स्टेटस, मतलब हमें इंटरनल फ्रीडम मिल जाए, हमारे इंटरनल अफेयर्स हमको देखे, एक्सटर्नल वाले ब्रिटिशर्स देखे। और इस टाइम तक ब्रिटिशर्स यही सोच रहे थे कि हम इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दे या नहीं दे। इस पूरी बात को मैं आगे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से दिवाली ऑफर्स आया और क्या क्या वो सिनेरियो था। बैक टू आवर पॉइंट, हम बात कर रहे थे साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन एक स्टैट्यूटरी कमीशन था जिसका काम था इंडिया की पॉलिटिकल जो कंडीशन है उसको एक बार देखना कि हमें इंडिया में किस तरह के रिफॉर्म्स लाने चाहिए। और रिफॉर्म्स पहली बार नहीं आ रहे थे, ये रिफॉर्म्स काफी टाइम पहले से आ रहे थे। अगर आप देखते हैं 1909 में जब पहला रिफॉर्म आया था वो था मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। उसके 10 साल बाद यानी 1990 में एक और रिफॉर्म आया जिसका नाम था क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब उस रिफॉर्म को लगभग मतलब 1990 से 1928 तक लगभग 10 साल हो चुके थे और ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि अब हमें और रिफॉर्म्स लाने चाहिए और हमें इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पॉलिटिकल जो मैकेनिज्म है उसमें बढ़ाना चाहिए। तो उसको रिव्यू करने के लिए एक 7 मेंबर का कमीशन, एक 7 मेंबर्स वाला कमीशन इंडिया में आया था और इसे भेजा था ब्रिटिश इंपीरियल पार्लियामेंट ने, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये कमीशन आया था इंडिया में जिसे लीड करे थे सर जॉन साइमन। दैट्स व्हाई इस कमीशन का नाम भी साइमन कमीशन था। तो ये इंडिया में आता है कुछ फरवरी 1928 में। जैसे ये क्योंकि उस टाइम प्लेन्स तो थे नहीं, तो ये शिप के थ्रू आया था और जैसे ही गेटवे ऑफ इंडिया पे पहुंचता है इसको मिलता है भारी प्रोटेस्ट, क्योंकि पूरे इंडिया में इसका प्रोटेस्ट हो रहा था। जगह जगह जहां जहां ये गया, जहां भी ये गया इसको आगे प्रोटेस्ट किया गया, इसे अपोज किया गया। कारण क्या था इसको प्रोटेस्ट करने का, या इसके इस प्रोटेस्ट का कारण क्या था? तो इसके इस प्रोटेस्ट का कारण था ये 7 मेंबर्स। ये 7 मेंबर इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाले थे और अगर मेरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, इंडियंस का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है तो इस 7 मेंबर में कम से कम एक मेंबर तो इंडियन हो, मगर इनमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। इससे पहले जितने भी कमीशन बने थे, ठीक है, काफी सारे कमीशन जो इसने पहले ब्रिटिशर्स से बनवाए थे, तो उनमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन था, तो इंडियंस को प्रॉब्लम नहीं थी। बट इस बार क्या हुआ था कि इंडिया के जो रिफॉर्म्स आने वाले थे, जो इंडियंस के लिए आने वाले थे, जो इंडियंस का फ्यूचर डिसाइड करने वाले थे, ठीक है, कि उनका रिप्रेजेंटेशन कितना रहेगा, मगर इसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और जाहिर सी बात है जब इंडियंस का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है तो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी था और इंडियंस को लगता था कि गोरे में हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे और इसे व्हाइट कमीशन कहा गया। तो ये साइमन कमीशन इंडिया में जहां जहां गया इसे अपोज किया गया, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए और ऐसे ही एक प्रोटेस्ट चल रहा था लाहौर में और वहां पे इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे इस कांग्रेस के सीनियर लीडर लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय फ्रंट लाइन में खड़े होकर इसके खिलाफ नारे लगा रहे थे गो साइमन के। मगर वहां पे जो ब्रिटिश पुलिस थी उसने जो प्रोटेस्टर्स थे उस पर लाठीचार्ज करवाया और लाला जी के सिर पे बहुत सारी लाठियां मारी, जिससे वो सीवियरली इंजर्ड हो गए और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। मगर जितने भी रेवोल्यूशनरी लीडर थे वो लाला जी को अपना मेंटोर मानते थे और वो इस चीज से बहुत गुस्सा थे कि उन्हें इतनी ब्रूटैलिटी से मारा गया जिसके कारण से उनकी डेथ हो गई और वो इसका रिवेंज लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस टाइम के एसपी सैंडर्स को मारने का एक प्लान बनाया, मगर सैंडर्स तो बच गए और उनकी जगह पे जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे स्कॉट, उनकी डेथ हो गई।
तो बैक टू आवर पॉइंट, हम लोग बात कर रहे थे साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन ने पूरे इंडिया के अंदर टूर किया, उसने वहां का जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसे समझा और उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाई और इसी बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ये साइमन कमीशन इंडिया में आया था फरवरी 1928 में। जून 1928 में एक और इंसिडेंस होता है, ये बात है बारदोली की। बारदोली की लोकेशन गुजरात में है, सूरत के पास में। वहां पे बिना किसी कारण जो लैंड रेवेन्यू था उसको 30% बढ़ा दिया गया था, जिससे वहां के जो फार्मर्स थे वो बहुत गुस्सा थे, वो इस चीज को अपोज कर रहे थे और वहां पे भी एक सत्याग्रह हुआ। और हमारे दिमाग में तो सुनते ही सत्याग्रह गांधी जी का नाम आता है, मगर इस सत्याग्रह को गांधी जी ने लीड नहीं किया था, इसे लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उन्हें जो सरदार की उपाधि थी, जो सरदार का टाइटल था, वो बारदोली सत्याग्रह से ही मिला था। जो बारदोली की जो औरतें थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को टाइटल दिया था सरदार का। सरदार का मतलब था लीडर। तो मैं जैसे बता रहा था आपको, वहां पे जो लैंड रेवेन्यू था वो 30% बढ़ गया था बिना किसी कारण से। तो वहां के फार्मर्स ने भी एक सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह को लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि उस टाइम वो कांग्रेस गुजरात कांग्रेस के लीडर थे। और ये सत्याग्रह भी सक्सेसफुल गया और वहाँ जो गवर्नमेंट थी उसे उसकी जो उनका जो ऑर्डर था 30% इंक्रीज का, उसे वापस लेना पड़ा। मगर आपसे पूछा जा सकता है कि बारदोली सत्याग्रह को किसने लीड किया था? तो बारदोली सत्याग्रह को गांधी जी ने नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। और बारदोली की जो लोकेशन है वो सूरत के पास में है, आप मेरे पीछे मैप में देख सकते होंगे। 1929 आते आते कांग्रेस की जो बागडोर थी वो आ गई थी यंग लीडर्स के हाथ में, लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। और इन्हें नहीं चाहिए था डोमिनियन स्टेटस, इन्हें तो चाहिए थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मैं आपको डोमिनियन स्टेटस एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बीच में अंतर पहले भी समझा चुका हूँ। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आपको सिर्फ इंटरनल इश्यूज मिलेंगे डील करने के लिए, और एक्सटर्नल जो इश्यूज है उसे डील करेंगे ब्रिटिशर्स। मगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है इंटरनल इश्यूज भी आपके और एक्सटर्नल इश्यूज भी आपके। तो जो कांग्रेस के यंग लीडर्स थे, मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे, इनकी डिमांड थी कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, हमको तो चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसी बीच हुआ कांग्रेस का लाहौर सेशन। और कांग्रेस के लाहौर सेशन के टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने पास किया पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। और ये रेजोल्यूशन पास हुआ था 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1930 को ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। इसी डे को कोमेमोरेट करते हुए हमने जो अपना संविधान लागू किया था, हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया था, वो भी इसी दिन किया था। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो 26 नवंबर को बनके ही रेडी हो गया था, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन चुका था। मगर क्योंकि ये दिन हमारी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट था 26 जनवरी का, इसलिए हमने इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 में एनफोर्स किया था, और इसी दिन को हम एज ए रिपब्लिक डे बनाते हैं। तो हम बात कर रहे थे लाहौर सेशन की। तो लाहौर सेशन के अंदर ये डिक्लेयर हुआ कि जब तक हम पूर्ण स्वराज नहीं पा लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। और 31 मार्च को ये लोग जितने भी उस टाइम के लीडर्स थे, ये रावी नदी के किनारे इकट्ठा हुए और उन्होंने हमारा ट्राई कलर फ्लैग जिसमें उस टाइम चरखा था उसे फहराया। और इन्होंने रावी नदी का जो रिवर था, क्योंकि ये लोग रावी नदी के किनारे मिले थे, लाहौर के अंदर से रावी नदी निकलती है, तो ये रावी नदी के किनारे मिले थे। इन्होंने रावी नदी का पानी अपने हाथ में लिया और ये शपथ ली कि जब तक हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिलती हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसके बाद आया लॉर्ड इरविन का दिवाली ऑफर। अभी लॉर्ड इरविन कौन थे? तो लॉर्ड इरविन उस टाइम इंडिया के वायसराय थे। तो ये दिवाली ऑफर क्या था? टीवी पे टीवी फ्री? नहीं, ये दिवाली ऑफर था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, मगर कब पता नहीं, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। इससे गांधी जी को लगा कि ये क्या मतलब, ये क्या करना चाह रहे हैं। उनको लगा कि अब तो एक मास मूवमेंट करना पड़ेगा, एक बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी 11 डिमांड रखी ब्रिटिशर्स के सामने और कहा अगर आपने डिमांड नहीं मानी तो हम करेंगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अब ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था? तो इस चीज को ऐसे समझिए कि एक बच्चा है आपकी क्लास में, टीचर उसे कह रहे हैं कि मेरे पास ये काम करो, वो सुन नहीं रहा है, तो वो आपके टीचर के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अगर टीचर से कोई काम कह रहे हैं तो वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि वो पहले हो चुका है। मगर इस बार था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का मतलब होता है कि वो बच्चा वहां से खड़ा होकर क्लास से चला ही गया,
तो उसने कर दिया टीचर को डिसोबे, क्योंकि इस बार हम कॉपरेशन की बात नहीं कर रहे, इस बार हम बात कर रहे थे डिसोबे करने की। ठीक है, तो गांधी जी ने अपनी कुछ 11 डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने रखी थी, कहा कि आप ये डिमांड मान लीजिए वरना मूवमेंट के लिए हो जाए रेडी। इन डिमांड्स के अंदर बहुत सारी बातें थी, लाइक जैसे कि लिकर शॉप्स हटाना, इंडिया की जो टेक्सटाइल है उसको प्रमोट करो, इंडिया की इकोनॉमी है उसको प्रमोट करो। ठीक है, और जो रुपी का और जो वहाँ की जो स्टैंडिंग है, वहाँ की जो करेंसी थी उसका जो रेशियो है उसको मेंटेन करके रखो, यहाँ की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो। ऐसे कुछ 11 डिमांड्स थी। और जो प्रिजनर्स थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उनको रिहा करो। मगर ब्रिटिशर्स ने वो डिमांड मानने से मना कर दिया, बोले हम तो नहीं मानते ये डिमांड, आप क्या कर लोगे। तो गांधी जी ने कहा अब आप हो जाओ रेडी। उसी में से एक डिमांड थी आपकी कि आप जो सॉल्ट पे लॉ है उसे हटाइए। एक्चुअली उस टाइम एक 1882 के अंदर एक लॉ आया था, ठीक है, जिसने ब्रिटिशर्स को मोनोपोली दी थी सॉल्ट के ऊपर। ठीक है, देखो सॉल्ट उससे पहले कोई भी बना सकता था, मगर 1882 के बाद ब्रिटिशर ने मोनोपोली ली थी सॉल्ट पे। मतलब ब्रिटिशर जिसको असाइन करेंगे वही सॉल्ट बना सकता था, और ब्रिटिशर सॉल्ट पे भारी टैक्स लगाते थे। और गांधी जी को लगा ये बहुत अनजस्ट है, वैसे ही बहुत अनजस्ट था, बिकॉज अभी भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो सॉल्ट पे कोई लॉ नहीं लगाती, सॉल्ट पे कोई टैक्स नहीं लगाती है। तो उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे वो सॉल्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, जो कि गलत था। बिकॉज भले वो अमीर हो, भले वो गरीब हो, भले वो किसी भी कास्ट का हो, हाई कास्ट हो, लो कास्ट हो, भले वो हिंदू हो, भले वो मुसलमान हो, सॉल्ट सबकी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरत है सबके लिए। तो गांधी जी को लगा कि इस लॉ को तो सबसे पहले तोड़ना चाहिए। ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स में इसके लिए उन्होंने करी दांडी मार्च। अभी दांडी मार्च क्या थी, तो इस मार्च की शुरुआत होती है 12 मार्च से। गांधी जी अपने आश्रम जो कि साबरमती में था वहां से इस मार्च को शुरू करते हैं अपने 78 फॉलोअर्स के साथ में, और वो डांडी विलेज तक जाते हैं। आप मेरे पीछे आप देख सकते हो कि साबरमती एंड दांडी मार्च दोनों की लोकेशन है। तो वो अपना ये मार्च शुरुआत करते हैं अपने साबरमती आश्रम से, और वो डांडी पर जाते हैं। डांडी एक कोस्टल विलेज था, और वहां पे जाके वो उन्होंने अब ये जो सॉल्ट लॉ था वहां पे सॉल्ट बनाया और सॉल्ट लॉ को तोड़ा। उनके साथ थे उनके 78 वॉलंटियर्स। ठीक है, उनके साथ उन्होंने ये जो मार्च था वो शुरू किया। ये मार्च चला था कुछ 24 दिन, और उन्होंने 240 माइल्स का जो डिस्टेंस था वो ट्रैवल किया था। तो अप्रोक्सीमेटली उन्होंने पर डे 10 माइल्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया था। अजीब सी बात यह है कि जब उन्होंने मार्च शुरू किया था तो उनके साथ थे 78 फॉलोअर्स, और जब वो डांडी विलेज तक पहुंचे तो उनके साथ थे 50,000 फॉलोअर्स। मतलब उनका आप देखिए कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी थी कि जब वो स्टार्ट करे तो वो लगभग 78 फॉलोअर्स से स्टार्ट कर रहे, और जब तक वो 24 दिन बाद वहां पहुंचे तो उनके साथ थे 50,000 फॉलोअर्स। ठीक है, और उन पे लाठियां बरसाई जा रही थी, मगर कोई भी हिंसा नहीं कर रहा था। वो बस ना ही अपने सिरों पे ऐसे हाथ रख रहा था, वो उसको बस चले जा रहे थे, गांधी जी को फॉलो करते जा रहे थे। गांधी जी 6 अप्रैल को वहां पहुंचे, और उन्होंने वहां पे कोस्टल एरिया पे पहुंच के सॉल्ट बनाया और इस लॉ को तोड़ा। अच्छा, इसके साथ में एक और स्टोरी है कि गांधी जी को उसके बाद जाना था धरसाना। धरसाना भी दांडी के पास में ही है, मगर उससे पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और उस जो रिमेनिंग मार्च थी धरसाना वाली, जो धरसाना पे जाके सॉल्ट लॉ तोड़ना था, इस काम को किया था सरोजनी नायडू ने। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है उसकी शुरुआत होती है आपके दांडी मार्च से। और उसके बाद इंडिया में जगह जगह ऐसे जो सॉल्ट लॉ थे वो तोड़े गए। ऐसे ही एक जो कांग्रेस के फेमस लीडर थे जिनका नाम था राजगोपालाचार्य, जिन्हें राजा जी कहते थे, उन्होंने तमिलनाडु के अंदर सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। मगर 1931 आते आते ये मूवमेंट किसी और ही ट्रैक पे चला जाता है। ये मूवमेंट बन जाता है बहुत ज़्यादा हिंसक, और जो कि अगेंस्ट था गांधी जी के प्रिंसिपल के। गांधी जी को लग रहा था कि ये उन्होंने जिस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था ये उस डायरेक्शन में ये मूवमेंट नहीं जा रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेंटिक हो गया था। इसमें बहुत ज़्यादा हिंसा होने लग गई थी इंडिया के अलग अलग जगह पे। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इस मूवमेंट को करेंगे विड्रॉ। ठीक है, लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसको उन्होंने विड्रॉ किया था 14 इंसिडेंट्स के बाद, इसको भी उन्होंने विड्रॉ करने का डिसाइड कर लिया। और उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ में एक पैक्ट साइन किया। मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड इरविन उस टाइम इंडिया के वायसराय थे। तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है। ये पैक्ट साइन होता है 5 मार्च
1931 को। और लॉर्ड इरविन गांधी जी को कहते हैं कि आप ऐसा करिए, हम आपके साथ में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे लंदन में और आपकी डिमांड को सुना जाएगा और जो भी वहाँ पे डिसीजन निकलेगा हम वो वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो गांधी जी उनके कहने पे लंदन जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। याद रखिएगा कि 3 टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर या तो गांधी जी फर्स्ट वाले में गए थे, ना ही कांग्रेस फर्स्ट वाले में गई थी, ना वो लास्ट वाले में गए थे, नहीं थर्ड वाले, मतलब कि थर्ड वाले में। सिर्फ उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस ने सिर्फ सेकेंड टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम मुस्लिम लीग ने भी सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। मगर ये बात आके अटक जाती है सेपरेट इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा, इस चैप्टर में कई बार ये टर्म आया सेपरेट इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मैं आपको अंदर इनके बीच में डिफरेंशिएट कर देता हूँ कि जॉइंट इलेक्ट्रॉन और एक जो आपका यानी जनरल इलेक्ट्रॉन जो है वो, और सेपरेट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। तो जॉइंट या जनरल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जैसे हम देखते हैं कि आज के दिन में जो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो रिजर्व होती है ST SC के लिए, मगर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उनको वोट दे सकते हैं, ठीक है, जो भी प्रेजेंट डे में होता है। मगर सेपरेट इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी वो कुछ पर्टिकुलर कमेटीज के लिए रिजर्व होगी, मगर उस पर्टिकुलर कमेटी के लोग ही उनको वोट दे पाएंगे। मगर गांधी जी को लग रहा था इससे तो हमारा जो देश है बढ़ जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मगर मुस्लिम लीग जो जिसे लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी तो डिमांड थी कि हमको तो चाहिए सेपरेट इलेक्ट्रॉन। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस पर अग्री नहीं करता हूँ। इस तरह से एक डेडलॉक क्रिएट हुआ और ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी सक्सेसफुल नहीं गया और गांधी जी वापस आ गए। मगर जब गांधी जी वापस आए तो जो लोग थे वो उनसे बहुत गुस्सा थे, बिकॉज उनको लग रहा था हमने तो गांधी जी को इतना सपोर्ट किया और गांधी जी बिना हमारी डिमांड को बनवाए ही चले गए। जिसमें जो फार्मर्स थे, ठीक है, वो खासकर उनसे बहुत गुस्सा थे कि हमने तो बढ़ चढ़ के उनके सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, मगर गांधी जी ने तो हमारी डिमांड बनवाई नहीं। इसी कारण से जब गांधी जी ने 1932 में इस मूवमेंट को वापस स्टार्ट किया तो बहुत कम फार्मर्स ने या बहुत कम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब हम बात करेंगे लोगों के परसेप्शन की, यानी कि उनके नजरिए की। इस मूवमेंट को लेके अलग अलग लोगों का नजरिया अलग अलग था। कई लोग इसके फेवर में थे, कई लोग इसके अगेंस्ट थे और कई लोग इसको लेके न्यूट्रल थे। उसका कारण था लोगों के इंटरेस्ट, ठीक है। जिन लोगों के इंटरेस्ट इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे वो इसके फेवर में थे, जिनके इंटरेस्ट की बात यहाँ पे नहीं हो रही थी वो इससे दूर थे। और एक मुद्दा ये था कि इस मूवमेंट में लोग इंडिया की आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। क्योंकि अभी तक जो लोग थे, यानी कि इंडिया की जो अभी तक की डिमांड थी वो स्वराज थी, मगर यहाँ पे स्वराज का मतलब सबके लिए अलग अलग था, ठीक है। ये बात हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में भी बात कर चुके हैं कि लोगों के लिए अभी तक जो स्वराज है, यानी अभी तक लोगों के अंदर जो स्वराज की इंटरप्रिटेशन है, यानी उसका जो मतलब है वो अपने अपने हिसाब से है। और लोग अभी तक इंडिया की आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, और वो अपने मतलब को पूरा करवाने के लिए लड़ रहे हैं। और यही था मुद्दा, क्योंकि अगर 4 लोग हैं, वो 4 लोग अपने अपने मतलब से लड़ रहे हैं, तो अगर ब्रिटिशर्स को उनको डिवाइड करना है, उनको तोड़ना तो बहुत आसान है कि उनमें से कुछ की डिमांड मान लो, तो जिनकी डिमांड मान ली गई है वो पीछे हट जाएंगे और बाकी उनकी यूनिटी खत्म हो जाएगी। और अभी तक जिस चीज़ की कमी थी वो थी इंडियंस में यूनिटी की, क्योंकि वो एकजुट नहीं हुए थे अभी तक, ठीक है। सब अलग अलग बटे हुए थे और जब भी कोई मूवमेंट होता था तो वो जो मासेस थी वो एकजुट होकर लड़ नहीं रही थी, ठीक है। ऐसा ही कुछ था फार्मर्स के साथ में। फार्मर्स 2 कैटेगरीज में बटे हुए थे, एक तरफ थे रिच फार्मर्स और एक तरफ थे पुअर फार्मर्स। पहले हम बात करते हैं रिच फार्मर्स की। तो रिच फार्मर्स के कांग्रेस के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन थे, इसीलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। मगर जब गांधी जी ने उनकी डिमांड्स मनवाए बिना ही इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया तो वो लोग नाराज हो गए, और जब सेकंड बार गांधी जी ने इस मूवमेंट को रीलॉन्च किया तो बहुत कम फार्मर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। दूसरी तरफ थे पुअर फार्मर्स। पुअर फार्मर्स के और जो कांग्रेस के रिलेशन थे वो बहुत ही अनसर्टन थे, क्योंकि जो ये मनी लैंडर, लैंडलॉर्ड्स और जो रिच फार्मर्स थे ये कांग्रेस से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। इनका एसोसिएशन, जो इनका रिलेशन था वो कांग्रेस से बहुत नज़दीकी था। और जो पुअर फार्मर्स थे उनकी लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश रूल से नहीं थी, उनकी लड़ाई इन जो रिच फार्मर्स थे, जमींदार थे, लैंडलॉर्ड से, मनी लैंडर से, इनसे भी थी।
तो इसलिए जो पुअर फार्मर्स थे वो हमेशा दूरी बना के रखते थे कांग्रेस से, इसीलिए वो कांग्रेस के जो मूवमेंट थे इनमें बहुत कम ही पार्टिसिपेट करते थे। और ऐसा ही कुछ सीन था बिजनेस हाउसेज एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बीच में। बिजनेस हाउसेज लाइक टाटा एंड बिरला, जी हाँ टाटा एंड बिरला, टाटा एंड बिरला की जो हिस्ट्री है वो 100 to 100 ईयर्स पुरानी है, मतलब ये प्री इंडिपेंडेंस के हैं। तो कांग्रेस काफी फेवर करती थी इन बिजनेस हाउसेस को, क्योंकि उनको काफी अच्छी फंडिंग मिलती थी इन बिजनेस हाउसेस से, और ये बिजनेस हाउसेस भी इनके मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन इन बिजनेस हाउसेस ने काफी अच्छा पैसा कमाया था और ये काफी पावरफुल बन चुके थे, और अब ये चाहते थे कि इनके बिजनेसेस और ग्रो करें। मगर जो कॉलोनियल पॉलिसी थी वो इनकी ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा हटल थी, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी कि यहाँ से एक्सपोर्ट कम से कम हो, यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, जबकि इनकी जो डिमांड थी, जो इनकी डिजायर थी, वो जस्ट इसकी अपोजिट थी, और इनके जो इंटरेस्ट थे वो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी थे। बिजनेस हाउसेस चाहते थे कि जो रुपये की वैल्यू है वो बढ़े, जिससे कि इनको ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा मुनाफा हो। और इस डिमांड को गांधी जी ने भी जो अपनी 11 डिमांड्स रखी थी उसमें रखा था। अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट तक या ब्रिटिश रूल तक पहुंचाने के लिए इन्होंने कई एसोसिएशन भी बनाई थी। उनमें से एक एसोसिएशन थी जो कि थी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जो कि 1920 में बनी थी, और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी फिक्की, जो कि 1927 में बनी थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फिक्की कब बनी थी और इसके जो फाउंडर्स थे वो कौन थे। तो इसके फाउंडर्स थे जी.डी. बिरला, यानी घनश्याम दास बिरला, और दूसरे थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर। इन दोनों ने फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी 1927 में। एक प्लेटफॉर्म है जो कि बिजनेस हाउसेस का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, जहां पे वो अपनी जो कॉमन इश्यूज है उसे डिस्कस करते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या प्लेटफॉर्म है जहां पे बिजनेस से रिलेटेड जो इश्यूज है उसे डिस्कस किया जाता है। मगर क्या वुमेन्स ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, या उन्होंने भी इस मूवमेंट की डिस्टेंस बना के रखी थी? जो पढ़ी लिखी एलीट क्लास की रिच फैमिली की जो वुमेन्स थी उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो भी बढ़ चढ़कर। मगर जो पूरा बैकग्राउंड की वुमेन्स थी उन्होंने इस मूवमेंट से एक डिस्टेंस बना के रखी थी। कांग्रेस भी वुमेन्स के राइट के लिए बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही थी, वो भी वुमेन्स राइट की बात कर रही थी कि वुमेन्स को इक्वल राइट मिलना चाहिए। मगर 1917 तक खुद ने वुमेन्स को कभी भी कोई प्रेसिडेंट की पोजीशन ऑफर नहीं करी। इस चीज को समझिए कि जो कांग्रेस थी उसका वुमेन्स को लेकर स्टैंड क्या था। कांग्रेस वुमेन्स के राइट के लिए लड़ रही थी कि उन्हें उनका राइट मिलना चाहिए, उनको भी मेंस के इक्वल राइट मिलना चाहिए, वो वोटिंग राइट मिलना चाहिए, या हर एक फील्ड में उनको इक्वल राइट मिलना चाहिए। मगर 1917 तक कांग्रेस की शुरुआत हो रही है 1885 में, ये विम्स ने कह दी थी। मगर 1917 तक उन्होंने कभी भी जो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी वो किसी भी वुमेन को नहीं दी, और 1917 में उन्होंने जो ये पोस्ट दी वो भी एक ब्रिटिश वुमेन को दी थी, जिसका नाम था एनी बेसेंट। और जो पहली इंडियन वुमेन थी जिसको ये पोस्ट मिली थी वो थी सरोजिनी नायडू, जिन्हें 1925 के अंदर ये पोस्ट मिली थी। तो जो कांग्रेस का जो स्टैंड था वो भी काफी बायस था। एक तरफ तो वो कांग्रेस वुमेन्स के राइट के लिए लड़ रही थी, और दूसरी तरफ वो खुद ही वुमेन्स को वो पोजीशन नहीं दे रही थी, ठीक है। और अब हम बात करेंगे दलित्स की, कि दलित्स का क्या स्टैंड था। तो क्या दलित्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था? सॉरी, मुझे टर्म यूज करना पड़ रहा है दलित, क्योंकि इस चैप्टर में आया है, बिकॉज बाकी कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता है। तो क्या दलित्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था? तो इसका जवाब है ऑलमोस्ट नहीं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा एक हाई कास्ट हिंदू पार्टी रही है, क्योंकि जो इसके मेंबर्स थे या फिर जो इसके सपोर्टर्स थे वो हाई कास्ट हिंदूज थे, और कांग्रेस कभी भी उनको नाराज नहीं करना चाहती थी। इसलिए कांग्रेस ने कभी भी दलित्स की डिमांड को उठाया नहीं है, उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। मगर जो गांधी जी का व्यू था वो इससे काफी अलग था। उन्हें लगता था अगर जब तक हम दलित्स की कंडीशन को नहीं सुधारेंगे तब तक हमें आजादी नहीं मिल सकती, क्योंकि अदरवाइज एक सेक्शन ही जो होगा वो आजादी के लिए लड़ेगा, बाकी एक सेक्शन जो है वो न्यूट्रल रहेगा। तो अगर हम चाह रहे हैं हमें स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, इसलिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, यूनिटी बहुत जरूरी है। और उसके लिए सबसे पहले हमें जो इनकी कंडीशंस है दलित्स की, इसको सुधारना पड़ेगा। और वैसे भी अगर कांग्रेस ने ध्यान दिया होता तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे किसी लीडर को खड़ा ना होना पड़ता।
तो मैंने जैसे आपको बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो काफी बड़े दलित नेता थे। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने एक डिमांड रखी सेपरेट इलेक्टोरल की, और वो तो चाहते ही थे कि इंडिया डिवाइड हो, तो उन्होंने मान लिया। मगर गांधी जी को लग रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो इंडिया अपने आप में ही डिवाइड हो जाएगा हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में। तो उन्होंने फास्ट अप टू डेथ रखा येरवाड़ा जेल में। उस टाइम वो येरवाड़ा जेल में थे, और अल्टीमेटली अम्बेडकर को, जो अम्बेडकर जी थे, उन्हें उनकी डिमांड माननी पड़ी। और उनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ जिसका नाम था पूना पैक्ट। ये साइन हुआ था 1932 में। मगर गांधी जी तो जेल में थे, तो वो साइन कैसे कर सकते थे? तो उनके बिहाफ पे इस पैक्ट को साइन किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। एट लास्ट बच गए मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स का क्या स्टैंड था? क्या वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे या वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे? तो कई ऐसे स्टेजेस आए जहाँ पे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस थी उसे हमेशा एक हाई कास्ट हिंदू पार्टी कंसीडर किया गया था। तो उसमें मुस्लिम्स हमेशा उसमें पार्टिसिपेशन से कतराते थे, बिकॉज उनके पास में खुद की पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। ठीक है, तो मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेशन था वो मुस्लिम लीग करती थी। और मुस्लिम लीग की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो 1906 में हुई थी, जिसे ख्वाजा सलीमुल्लाह, आगा खान और हकीम अजमल खान जैसे लीडर्स ने इसे फाउंड किया था। और इसके जो बाद में एक बहुत ही फेमस लीडर थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो कई स्टेजेस के अंदर जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी वो साथ साथ आई थी। जैसे एक पूना पैक्ट साइन हुआ था, या हमने पहले पढ़ा था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पे, या जिसे खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था। उस स्टेजेस के बाद में ये इनका लास्ट मूवमेंट था जहां पे ये दोनों पार्टी साथ में आई थी। और उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी, या जो उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी वो एक सेपरेट स्टेट की राह पे चल गई थी। मतलब उनको अल्टीमेटली एक सेपरेट स्टेट ही चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरह से जो मुस्लिम थे उसका भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं था। तो इस तरह मुस्लिम्स ने भी बहुत लिमिटेड मैनर में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। अब आप लोग देख सकते हैं कि कई लोग जो है वो मूवमेंट्स पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कई न्यूट्रल है, कई उसके अगेंस्ट है। तो इस तरह तो हमें आजादी नहीं मिलने वाली थी। यहाँ पे जिस चीज की कमी है वह यूनिटी। और जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, जब तक हम एक साथ मिलकर नहीं लड़ रहे, तब तक हमें स्वराज, ना ही पूर्ण स्वराज मिलने वाला था। तो यहाँ यूनिटी देने का, और यहाँ यूनिटी की बहुत जरूरत है। अब आप समझिए कि आपका भाई है, अगर उसे, आपका भाई है, आपकी बहन है, उसे कोई कुछ कहता है, उसे कोई मारता है, तो आप फटाफट उसे मारने चले जाएंगे या उसे बचाने चले जाएंगे। उसका कारण क्या है? आप अपने भाई को बचाने क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपके बीच में यूनिटी है, और उस यूनिटी का कारण है आपका एक बॉन्ड। ठीक है, और ऐसे ही एक बॉन्ड की जरूरत थी हम इंडियंस के बीच में, क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं था। हम अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे, हम अलग लैंग्वेज बोलते थे, हमारा कल्चर बिल्कुल अलग था, हमारी एथनिसिटी बिल्कुल अलग थी। तो हमारे बीच में कोई बॉन्ड था ही नहीं, और यहाँ जरूरत थी एक बॉन्ड की। और ऐसे ही हमें एक बॉन्ड दिया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उन्होंने एक भारत माता की इमेज बनाई। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि वहां पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसको हम बोलते हैं रोमांटिज्म, जिसके अंदर पोएम्स के थ्रू, फोक टेल्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू वहां पे नेशनलिज्म लाया गया था। तो वही कुछ वैसे एक प्रोसेस हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जहाँ पे फोक टेल के थ्रू, फ्लैग्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू और सॉन्ग्स के थ्रू एक फीलिंग लाई गई, एक्सट्रीम फीलिंग लाई एक नेशनलिज्म की। क्योंकि जब तक नेशनलिज्म नहीं आने वाला था, जब तक हम अपने अपने इंटरेस्ट्स को भूल के इंडिया की आजादी के लिए नहीं लड़ने वाले थे, तब तक तो हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलने वाला था। और ऐसा हुआ भी। क्विट इंडिया मूवमेंट में ऐसा नहीं था कि लोग अपने अपने एम से लड़ रहे थे, अपने अपने इंटरेस्ट के लड़ रहे थे। वहां लड़ाई हो रही थी आजादी की, वो काफी हद तक सक्सेस भी गया था। और यहाँ पे काम किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो इन्होंने एक इमेज बनाई थी जो कि काफी हद तक रिजेंबल होती थी हिंदू गॉडेस से, और ये पिक्चर डिनोट कर रही थी हमारी लैंड को, हमारी भारत माता को। ये इमेज थी हमारी भारत माता की, ये एलोगरी थी हमारी भारत माता की। और अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपका देश गुलाम है, तो शायद उस टाइम आपके अंदर से इतनी एक्सट्रीम फीलिंग नहीं आ रही है।
मगर ये कहा जाए कि आपकी माँ गुलाम है, फिर तो भूचाल आ जाएगा। तो वही हुआ इस टाइम में जब लोगों को के अंदर ये फीलिंग आने लगी कि हमारी माँ गुलाम है, तो उनके अंदर एक्सट्रीम फीलिंग आने लगी और एक सेंस ऑफ यूनिटी आने लग गया। साथ साथ में उन्होंने हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो भी लिखा था, और वो आनंद मठ का पार्ट था। आनंद मठ जो सबसे पहले सन्यासी मूवमेंट हुआ था उस पर लिखा गया था, एक नॉवल है, ठीक है। इसके साथ साथ में बहुत सारी फोक टेल का सहारा लिया गया। इससे पहले भी आप देखते हैं कि हम पे कई इन्वेडर्स आए थे, फॉरेन इन्वेडर्स जिसने हम पे रूल किया था, तो उस टाइम भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें उनसे आज़ादी दिलवाई थी, जो उनके खिलाफ लड़े थे, लाइक छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो इस तरह के लोगों की जो स्टोरीज थी वो लोगों में मासेज में पॉपुलर हुई, वो सुनाई गई, जिससे हमारे अंदर एक फीलिंग आई, हमें हमारे पास से मिलाया गया। एक्चुअली क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो उन्होंने हमारी जो पूरी हिस्ट्री थी, जो हमारी नई जनरेशन थी, उसको उनको उनका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था। वो कैसे, देखो जो आपको पढ़ाया जाएगा वही आपको पता होगा, ठीक है। और उन्होंने हमारा पूरा करिकुलम चेंज कर दिया। तो उन्होंने जो बताया था कि हम कितने अनसिविलाइज थे, हमें कुछ नहीं आता था, वो लोग आए, उन्होंने हमको सिविलाइज किया, जो कि मतलब उनको तो शायद हमारी ग्लोरी के, हमारे पास्ट के बारे में जब वो खुद अनसिविलाइज थे, जबकि सच्चाई ये थी कि इंडिया तो विश्व गुरु था स्टार्टिंग से। तो अब ये बात हमें हमारे जो यंगस्टर्स थे उन्हें बताई थी कि उन्होंने हमको सिविलाइज नहीं किया, हमने पूरी दुनिया को सिविलाइज किया है। हमने कई ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया को दी है, जो हमारा पास्ट था उससे रूबरू कराया हमारे यंगस्टर्स को, जिससे हमें हमारी ग्लोरी समझना है। इसके अलावा नेशनल फ्लैग्स का सहारा लिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 2 नेशनल फ्लैग्स हैं। एक जो नेशनल फ्लैग आपको दिख रहा है इसमें 8 स्टार्स दिख रहे हैं और एक क्रिसेंट मून दिख रहा है। तो ये 8 स्टार्स जो है वो 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस को बताती है। सेकंड जो फ्लैग है वो स्वराज फ्लैग है, जो कि 1921 के अंदर गांधी जी ने ऑप्ट किया था। इसके बीच में चरखा है। जो हमारा प्रेजेंट डे फ्लैग है वो बंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको बेनिफिशियल लगा तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। गुड बाय।